नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और हर प्रोग्राम में हम कुछ न कुछ खास बातें करते हैं, साथ ही साथ आपको ले जाते हैं सैर पर, मिलवाते हैं मेहमान से और देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकें हमारे इस कार्यक्रम से। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023330340। तो बता दें आपको आज की बात में क्या चर्चा करेंगे। आज की बात में हम बात करेंगे स्किल सेट्स और प्लेसमेंट के बारे में। बहुत ही खास विषय है ये, और साथ ही साथ मिलवाएंगे मेहमान से भी। तनिष्का मिही वर्मा रहेंगी हमारे साथ। बात हम करेंगे मतदाता जागरूकता पर भी। तो आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2080, कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि 2 नवंबर 2023 और दिन है गुरुवार। दर्शकों, इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो आइए देखते हैं कि आज ही के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1833 में समाज सुधारक और होम्योपैथी को बढ़ावा देने वाले महेंद्रलाल सरकार का जन्म हुआ था। 1834 में भारतीय मजदूरों को लेकर एटलस नाम का जहाज मॉरिशस पहुंचा। इस दिन को मॉरिशस में अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1965 में अभिनेता शाहरुख खान का जन्मदिन मनाया जाता है आज ही के दिन। और 2020 में प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, क्योंकि एक विचार हमारा जीवन बदल देता है। आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार में। इत्र से कपड़ों का महकना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब आता है जब आपके किरदार से खुशबू आए। बहुत ही अच्छी बात है ये, और किरदार अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। और किरदार की जब बात होती है तो मैं प्लेसमेंट की जो आज चर्चा होने जा रही है, किरदार सबसे महत्वपूर्ण होता है। आपका जो कैरेक्टर होता है, आपका आप जैसे दिखते हैं, आपके बिहेवियर में भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। आज हम बात करेंगे स्किल सेट और प्लेसमेंट के बारे में। हमारे साथ आज स्टूडियो में हैं श्री मयंक नेमा जी, जो कि प्लेसमेंट ऑफिसर हैं सिस्टेक भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी। साथ ही साथ रश्मीत कौर मल्ही जी हमारे साथ हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, साथ ही साथ मेंबर सेक्रेटरी IQAC BSSS भोपाल से हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रश्मीत जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। फिर से मैं आपको टोल फ्री नंबर्स बता देती हूँ। हमारे नंबर्स हैं 0755266049 और दूसरा नंबर है 180023330340। प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो हर छात्र जब कॉलेज का सिलेक्शन करता है तो उसका एक ही सपना होता है कि अच्छा प्लेसमेंट हो, अच्छी कंपनी मिले। तो क्या है प्लेसमेंट, इसी से शुरुआत करते हैं। मयंक सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या होता है प्लेसमेंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईगरनेस रहती है जब बच्चे बहुत ज़्यादा इस वर्ड को कैच करते हैं कि प्लेसमेंट अच्छा होना ज़रूरी है। क्या मतलब है प्लेसमेंट का? आज का कोई भी युवा जो 12th पास करके अपने कॉलेज में शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना चाहता है, सबसे पहले उसके मन में एक ही चीज़ आती है कि आने वाले 3 साल या आने वाले 4 साल में पाठ्यक्रम के अवधि के बाद में उसका चयन किसी अच्छी कंपनी में हो और उसके रोज़गार के अवसर सुनिश्चित हो। बिल्कुल, उसको ध्यान में रखते हुए आज का हर युवा वर्ग दिमाग में ये रखता है कि किस कॉलेज का जो प्लेसमेंट है वो 100% है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। बिल्कुल, कुछ वर्षों के पहले पढ़ाई किस पर कॉलेजेस में अच्छी हो रही है उसके ऊपर सारे एडमिशन्स उसके ऊपर डिपेंड करते थे। लेकिन अभी के कुछ सालों के चलन में हम देख रहे हैं कि हर बच्चा इतना जागरूक हो गया है कि उस कॉलेज से निकलने वाले जितने भी प्लेसमेंट्स हैं उसके फिगर आउट की बात करता है। कौन कौन सी कंपनी उसके सिलेक्शंस के लिए आती हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच की हो, किसी भी क्षेत्र की हो, वो बहुत जागरूक हो गए हैं। उनके माता पिता भी सबसे पहले ये बात करते हैं कि आपका कितनी कंपनीज आई, उनका एवरेज पैकेज क्या रहा जी, उस कंपनी के हिसाब से वो कॉलेजेस का चयन करते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि जब किसी बच्चे की पाठ्यक्रम के साथ में अगर उसका चयन हो जाता है तो उसके सबसे अच्छी चीज़ें होती है कि उसको कहीं पाठ्यक्रम के बाद में नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। बिल्कुल, इसमें एक मुख्य बात और है कि कॉलेज में जब कंपनियां आती हैं तो बहुत सारी कंपनियां वहाँ पे जो निर्धारित प्लेसमेंट सेल होता है उनके माध्यम से आती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा मापदंड के अनुसार से अपने कॉलेजेस का चयन करती हैं। जैसे NBA, NAC कॉलेज में
एक्रेडिटेशन है कि नहीं, उनके बेसिस पे वो कॉलेज की रैंकिंग के हिसाब से अपने कॉलेज का चयन करती हैं और वहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए जाती हैं। बिल्कुल। अमूमन ये देखा गया है कि वहाँ के जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर होते हैं वो कंपनीज को टाइम टू टाइम पिच करते रहते हैं और वहाँ के जो रोज़गार के लिए अवसर होते हैं वो उस स्किल सेट के हिसाब से बच्चों को ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज कराते हैं। बिल्कुल। इसी की दिशा में बच्चों का चयन होता है और वो कॉलेज में उन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और बच्चों के पूरे प्रोसेस में सिलेक्शंस प्रोसेस करने के बाद उनको चयन करके अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। बिल्कुल मयंक जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कि क्या रोल रहता है प्लेसमेंट सेल का और कौन कौन से सर्टिफिकेशंस होते हैं, ये भी आपने बताए। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप साहू जी जुड़े हैं, भोपाल से हैं और वे प्रश्न करना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग कृतिका मैडम। जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप चूंकि सिस्टेक कंपनी से कंसर्न है या इंस्टीट्यूट से, तो इसमें प्लेसमेंट का क्राइटेरिया क्या होता है? सिस्टेक में बच्चों के प्लेसमेंट का क्राइटेरिया क्या रखते हैं आप? और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा अगला प्रश्न यही होता कि क्या क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि आज हम स्किल सेट की ही बात कर रहे हैं। तो मयंक सर, आपसे ही प्रश्न था उनका कि क्या क्राइटेरिया रहता है, तो थोड़ा सा बताएं शॉर्ट में, फिर हम और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। ये जो प्लेसमेंट्स के लिए क्राइटेरिया होता है, ये हर कंपनी का एक अलग क्राइटेरिया होता है। अगर हम एवरेज कंपनीज की बात करते हैं, मीडियोकर सेगमेंट की कंपनीज की बात करते हैं, तो कंपनी अपने सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एक जॉब डिस्क्रिप्शन देती है। उस जॉब डिस्क्रिप्शंस में वो अपना 10th 12th और बीटेक का या बीई का, या फिर अगर हम कोई दूसरे पाठ्यक्रम की भी बात करें जी, तो उसके ग्रेजुएशन कोर्सेज के जो परसेंटेज होते हैं उसके और 10th और 12th के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो 70% थ्रू आउट मांगती हैं फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स। 10th में भी उनका 70% होना चाहिए, 12th में भी होना चाहिए, और उनका जो भी ग्रेजुएशन चल रहा है उसमें भी उनका 70% होना चाहिए। बिल्कुल। हमेशा 70% नहीं होता। हमारे कॉलेज में भी जो सिस्टेक में कंपनीज आती हैं, किसी में 60% थ्रू आउट मांगा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज का जो सिलेक्शंस होता है वो इंजीनियरिंग के नॉलेज के बेसिस पे किया जाता है, वो केवल उसी पे परसेंटेज फिक्स करते हैं। बिल्कुल। 10th और 12th के परसेंटेज से उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनके सिलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं उसमें बच्चों के कार्य कौशल की बात करते हैं, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, या जिस किसी भी स्किल सेट्स के लिए वो अपने बच्चों को हायर कर रहे हैं वो स्किल सेट उसको आना चाहिए। बहुत सारी यूएस बेस्ड कंपनीज होती हैं, आईटी फर्म्स होती हैं, जिसमें स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर एबिलिटी और जो अपना मेलिंग स्किल्स होती हैं, जिसको हम इंग्लिश के रूप में ही देख सकते हैं कि अगर इंग्लिश अच्छी होगी तो आप मेलिंग स्किल्स राइटिंग अच्छी कर पाएंगे, उसी के बेसिस पे किया जा सकता है। लेकिन मैं अभी भी ये बता दूं कि 50% 60% कंपनियाँ मिनिमम ऐसी होती हैं जिसका 60% थ्रू आउट के बेसिस पे ही वो कंपनीज में सिलेक्शंस होने का चांसेस होता है। लेकिन वो बच्चे अभी मेरी इस बात से, जो भी इस कार्यक्रम को युवा वर्ग देख रहा है, वो इस चीज़ से उदास ना हो कि अगर उनके किसी कारण से 10th या 12th में परसेंटेज किसी कारण से कम रह गए हैं तो उनके लिए आने वाला फ्यूचर कैंपस प्लेसमेंट के लिए नहीं होगा। आप अपनी जो भी पढ़ाई संबंधित कर रहे हैं उसको अच्छे से आप पढ़ते रहिए, नॉलेज लेते रहिए, उसके बेसिस पे कंपनी हमेशा अच्छे बच्चों का चयन करती है। और विस्तार में बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर रश्मि जी हैं। रश्मि जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज हम स्किल सेट की बात कर रहे हैं, आप बाय प्रोफेशन आपने भी एचआर का कोर्स किया है, तो स्किल्स का कितना इम्पॉर्टेंट है जब प्लेसमेंट होता है, तो स्किल्स की क्या महत्वता रहती है? कृतिका जी, आज के टाइम में जो है स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम सिर्फ टेक्निकल स्किल्स जो कि आपकी पढ़ाई से, जैसे सर ने बताया, आपके एकेडमिक से रिलेटेड हैं, आजकल जो कंपनीज आती हैं वो दोनों ही स्किल्स को इक्वल बैलेंस करके देखती हैं। वो चाहती हैं कि बच्चों में अपनी एकेडमिक स्किल्स के अलावा, टेक्निकल स्किल्स के अलावा सॉफ्ट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो चाहते हैं कि बच्चा अच्छे से बात कर पाए, अच्छे से लिख पाए। आईटी की स्किल्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम कंप्यूटर स्किल्स भी कहते हैं। तो बच्चों को सिर्फ एक ही अपने एरिया पे ना काम करते हुए अपने ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस करवाते हैं, जैसे मैं बीएसएस से हूँ, वहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चे अपनी बोलने की स्किल्स पे, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे बहुत काम करें। डिफरेंट माध्यम से, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ देके उनको आगे बढ़ाया जाता है ताकि वो अपने इस एरिया में बहुत अच्छा कर पाएँ, क्योंकि आज के टाइम में हमें दोनों ही स्किल्स को बिल्कुल कंप्लीट बैलेंस करके चलना है। तो मेरी भी एक एडवाइस सारे युवाओं से जो हमें सुन रहे हैं उनसे है
कि कोशिश करें कि अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें और अच्छी एक पढ़ाई करते रहें। एकेडमिक्स को तो डेफिनेटली बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर से बच्चे को देखते हैं और बच्चा सीधे कनेक्शन में आप ही के साथ रहता है, तो किस उद्देश्य के साथ बच्चा आता है कॉलेज में? जैसा कि मुझे लगता है जॉब ओरिएंटेड हैं आज के टाइम बच्चे, और जैसे ही वे कॉलेज ज्वाइन करते हैं वो जॉब को ध्यान में रख के पढ़ाई करते हैं। आपके क्या विचार हैं इस पर? बच्चा आज जब कॉलेज ज्वाइन करता है तो हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखते हैं कि जो फॉरेन की बेस्ड कंपनीज़ हैं वो ऑनलाइन जैसे बच्चे जॉब्स करते हैं, तो वो फर्स्ट ईयर के साथ में भी बहुत सारी कंपनीज जैसे अमेज़ॉन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, इनमें कंपनीज़ में ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं। पर जो हम अगर ईयर की बात करें तो एक ग्रेजुएशन में 3 साल की ग्रेजुएशन में बच्चा सेकेंड ईयर में आके अपनी बहुत ज़्यादा स्किल्स पे, अपने इंटर्नशिप्स पे काम करना शुरू करते हैं। और फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा सा जोश ज़्यादा होता है, आते आते सेकेंड ईयर तक, फाइनल ईयर तक वो और सीरियस हो जाते हैं। तो जो हम एक इम्पैक्ट की बात करें कि कब उनमें ये चेंज दिखाई देता है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंड ईयर आते आते वो ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं अपनी इस चीज़ को लेके कि अब उन्हें जॉब की तरफ जाना है, तो अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करना है। बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मयंक सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कॉलेज में आते ही बच्चे को लगता है कि हम सीधे जॉब ज्वाइन कर लें, और आज के समय में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो अपॉर्चुनिटी भी देती है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब के लिए या वर्क फ्रॉम होम के लिए। क्या आप इसको सही मानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं डाइवर्जन भी आता है पढ़ाई में, और जो उनका स्किल सेट होता है वो उतना ग्रूम नहीं रहता है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, और आजकल के युवा वर्ग चाहते हैं कि आज उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और उनको प्रथम वर्ष के बाद जब वो सेकेंड ईयर में आते हैं तो कोई सी भी जॉब मिल जाए। इसके कुछ कारण होते हैं। एक तो वो होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियल नीड की रिक्वायरमेंट होती है, उनका फाइनेंशियल वीक होता है, फैमिली बैकग्राउंड का थोड़ा सा ऐसा प्रेशर भी रहता होगा कि जिसके कारण वो जॉब करने के लिए प्रेरित रहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उसने 3 साल का पाठ्यक्रम चयन किया है या 4 साल का पाठ्यक्रम चयन किया है तो नौकरी तो उसको मतलब कहना चाहिए कि आने वाले कई वर्षों तक करनी ही है। लेकिन अगर उसने सही टाइम में सही अगर एक जो निर्धारित पाठ्यक्रम में जो नॉलेज है अगर वो ले लिया तो आने वाले टाइम में बहुत बेहतर कर पाएगा। जैसे अगर हम देखें कि अगर वो सेकेंड ईयर में अगर कोई जॉब को ज्वाइन कर लेता है तो उसको कंपनी की जॉब का जो वर्क टाइम बैलेंस है और अपने पाठ्यक्रम का जो भी कोर्स टाइम पीरियड को बैलेंस करते चलना है वो सही नहीं हो पाता, क्योंकि जो लाइफ बैलेंसिंग है या अपना जॉब बैलेंस है वो करना एक बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रेगुलर कॉलेजेस जाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि फाइनल ईयर में ही ऐसे कुछ इंटर्नशिप को ज्वाइन करना चाहिए या जो ट्रेनिंग्स हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए। उसमें आप ये भी कर पाएंगे कि जो आपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर्स के वो आपने पूरे पढ़ रखे होते हैं, आपका जो नॉलेज होना चाहिए वो 80% तक इंक्रीज़ हो जाता है। और जब आप किसी कंपनी को फाइनल ईयर में ज्वाइन करते हैं तो इंटर्नशिप या ट्रेनिंग हम उसको बोले तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिसमें आप प्रैक्टिकल रियल टाइम में कंपनी के साथ जब काम करते हैं तो आने वाले पाठ्यक्रम के बाद में ये जो स्किल सेट्स के साथ में हमने बोला कि एक कॉलेज का एजुकेशन भी ले लिया, एकेडमिक्स नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ में जब हम जॉब करते हैं तो उसके लिए हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो अपने आप इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल मयंक जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। एक चीज़ और होती है स्किल बेस्ड हायरिंग और ट्रेडिशनल हायरिंग। रश्मित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें अंतर क्या होता है? ट्रेडिशनल हायरिंग ये होती थी जहाँ पे हम एकेडमिक्स पे, बच्चों की पढ़ाई पे, उनके पाठ्यक्रम पे ज़्यादा ध्यान देते थे। पर जैसे कि आजकल कंपनीज जब आती हैं तो मैंने आपसे जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि दोनों ही चीज़ों पे उनका फोकस रहता है। वो चाहते हैं कि बच्चे एकेडमिक्स के साथ साथ सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत काम करें, और बहुत अच्छी जो हायरिंग्स होती हैं वो मेजरली कंपनीज़ का ये मानना है कि टेक्निकल स्किल्स तो हम हमारे एंड पे सिखा लेंगे, लेकिन सॉफ्ट स्किल्स ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है सिखाना। एंड ये चीज़ें बच्चे जब कॉलेज में या स्कूल्स में बहुत सारे प्रेजेंटेशंस करते हैं या बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये डेवलप तब उसके साथ साथ होती है। जी सर से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ जहाँ सर ने कहा इंटर्नशिप्स के बारे में। मैं कहना चाहूँगी कि NEP आने के बाद, हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में ये बहुत ही अच्छी पहल है जहाँ इंटर्नशिप को फाइनल ईयर्स में बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है।
और इसके कारण इसका इतना प्रभाव मुझे लगता है आने वाले समय में देखा जाएगा कि बच्चा 2 साल तक तो पूरी अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम करेगा, अपनी एजुकेशनल स्किल्स पे काम करेगा, पर अब आपने एक कंपलसरी इंटर्नशिप को जब हमने इंक्लूड किया है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट। जसमीत मैम, आपको थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ एडीएम भोपाल श्री प्रकाश चौहान जी जुड़े हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे क्योंकि मतदाता जागरूक कितने हैं ये जानना चाहेंगे। जैसा कि हमें पता है कि हमें मतदान करना हमारा अधिकार है और हमें अपने अधिकारों को अपनाना चाहिए, वोट ज़रूर करना चाहिए। आपका वोटर आईडी बना है कि नहीं और आपके पास तक पहुंचा है कि नहीं, जानेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ एडीएम भोपाल श्री प्रकाश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार मैम, मैं प्रकाश चौहान एडीएम भोपाल बोल रहा हूँ। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे मतदान करना क्यों ज़रूरी है, हमारे अधिकार है मतदान करना, क्यों आवश्यक है ये? मैडम, जैसा हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है और भारत देश का हर नागरिक जो 18 साल की आयु पूरी कर चुका है उसे मतदान करने का अधिकार है। वह अपने अमूल्य मत के माध्यम से एक अच्छा प्रतिनिधि चुनता है जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और साथ ही देश के विकास में अपना योगदान देता है। तो जो एक हर मतदाता अपने अमूल्य वोट के माध्यम से एक अच्छा प्रतिनिधि चुनता है और देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो मुझे लगता है कि हर मतदाता को मतदान करना चाहिए। बिल्कुल सर। मध्य प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की? हाँ मैडम, 17 तारीख को जैसा आप सभी को पता है कि 17 नवंबर को वोटिंग है। तो हमारी सारी तैयारियां एज पर ईसीआई गाइडलाइन, हम लोग जो टाइमलाइन उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हमारी सारी तैयारियां हैं। हमारे भोपाल में 2000 से ऊपर बूथ है जो उसकी सारी तैयारियां हो चुकी है। जैसे जो छोटी छोटी तैयारियां करना होती है, जैसे रैंप की व्यवस्था, वहाँ खिड़की दरवाजे की व्यवस्था, लाइटनिंग की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। और साथ ही जो हमारे दिव्यांग वोटर्स है, जो विकलांग वोटर्स है, उनके लिए भी हम लोगों ने रैंप की व्यवस्था की है और वहाँ पर उनको कोई असुविधा न हो तो व्हील चेयर की भी व्यवस्था की ताकि वो व्यवस्थित रूप से जाकर वोट कर सके। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि जिला निर्वाचन की तरफ से बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे बूथ भी हम जो तैयार करें जो आदर्श बूथ कहलाएंगे, उनको पिंक बूथ के नाम से जाने जाएंगे। वहाँ पर मतदाता को सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनको कोई असुविधा न हो। साथ ही और जो भी तैयारियां हैं, जो जैसे ईवीएम को प्रिपरेशन है और दूसरी तैयारियां हैं, जी सर, मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण है, वो सारा काम पैरेलली चल रहा है पर ईसीआई गाइडलाइन। बिल्कुल तो सर, हमारी सारी तैयारियां बिल्कुल सर पूरी तरीके से तैयार है हम मतदान करने के लिए भी। तैयार। सर, जो लोग बाहर होंगे वो कैसे मतदान कर पाएंगे? पोस्टल वोट कैसे डाला जा सकेगा? हाँ, जो ऐसा मतदाता है जो मतलब यहाँ से बाहर है, जी सर, उसको कहते हैं सर्विस वोटर। सर्विस वोटर के लिए अलग व्यवस्था की है। उसको हमारा एक अलग टीम गठित है। वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू वो हम लोग बैलेट उसको उसके जो इमीडिएट बॉस है उसको भेजेंगे और वहां से फिर पोस्ट उसमें जो सर्विस वोटर है वो वोट कास्ट करके थ्रू पोस्टल भेजेंगे हमको। जी सर, जी सर। सर, जिनके वोटर आईडी अभी तक नहीं आए हैं उनके पास तक, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने वोटर आईडी? क्या कोई प्रावधान है? हाँ, मैं इसमें बताना चाहूँगा जिला निर्वाचन टीम की तरफ से कि अभी तक जो हमारे जो इपिक कार्ड है वो 80,000 लगभग जो रह गए थे वो अभी आ चुके हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ चुके हैं। और हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मतलब उसको लगातार उसको बांटने की कार्रवाई हमारा बीएलओ घर घर जाके जिनका इपिक कार्ड आ गया उनको देने जा रहा है। और हमारा पूरा प्रयास है कि जो कुछ इपिक कार्ड रह गए जो अभी हमें मिले नहीं है वो वेंडर के माध्यम से हमें 3-4 दिन में अवश्य मिल जाएंगे। और हम ये प्रयास करेंगे कि 10 तारीख से पहले सारे इपिक कार्ड जो नए बने हैं वो उनके घर तक पहुंचे, ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे।
बिल्कुल और सर। कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो वोटर स्लिप जो हमें मिलेगी वो भी हमारे बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल। और साथ ही आयोग के अगर कोई इपिक कार्ड नहीं भी है जी। तो और दूसरे विकल्प होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, और जैसे मनरेगा का जॉब कार्ड धारी है तो वो मनरेगा का कार्ड लेके जा सकता है, जी सर। अपने आधार कार्ड को लेके जा सकता है, और वो भी एक विकल्प सुझाए गए, तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं मिलता है तो ये भी एक दस्तावेज जो इसको मान्य किया जा सकता है। और साथ ही ये भी व्यवस्था है कि जिसका नया नाम उसमें मतदाता में सूची में जोड़ा गया है, जी सर। परंतु अभी इपिक नहीं मिल पाता है, तो वो डाउनलोड करके भी वो उसमें अपना प्राप्त कर सकता है और वो दान देने जा जी सकता सर। है। जी सर, प्रशासन तो द्वारा कई कहीं सारे कोई प्रावधान। मतलब चिंता की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। और हमारी सारी तैयारी। बिल्कुल सर। सर, भोपाल में मतदाता कितने जागरूक हैं और कितने उत्साहित हैं अपना वोट देने के लिए? मुझे लगता है भोपाल का हर मतदाता जागरूक है। और मैं बताना चाहूंगा कि जिला निर्वाचन की टीम विगत 3 महीने से लगातार स्वीप गतिविधियां चला रही है। स्वीप गतिविधियां से मैं बताना चाहूंगा कि मतदाता को जागरूक करने के लिए हमारी जिला निर्वाचन की जो टीम है वो कई प्रकार की गतिविधियां कर रही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी विगत सप्ताह हमारी जो खाद की टीम है, जो फूड की टीम है, उसने एक बड़ी मोटरसाइकिल रैली ऑर्गेनाइज की थी। जी सर। इसके साथ ही साथ देख रहे होंगे विगत 3 महीने से लगातार वॉकेथॉन है, रैलियां हैं, स्कूलों में ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन है। जो ये हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए अलग से उनको अवेयर करने के लिए जिला निर्वाचन की टीम लगातार काम कर रही है। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि जो यंगस्टर है, जो नया वोटर है, वो पूरा मतलब बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहा है। और हमारा ये प्रयास है कि हम इस स्वीप गतिविधि के माध्यम से हर वोटर के घर पर पहुंचकर हम मतदान का महत्व बताएं, ऐसा हम सुनिश्चित कर रहे हैं। बिल्कुल और सर। मुझे लगता है कि भोपाल का हर मतदाता अवेयर है। 20 लाख से ऊपर हमारे भोपाल के मतदाता है। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र का महापर्व जो 17 तारीख है, उस दिन हर भोपाल का मतदाता जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो मतदान के लिए आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। मैं जिला निर्वाचन की तरफ से मैं आश्वस्त हूँ और 100% वोटिंग होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रकाश चौहान जी एडीएम भोपाल हमारे साथ जुड़े थे और पूरी जानकारी उन्होंने दी, क्या कुछ तैयारी है प्रशासन की, वोटर्स किस प्रकार से उत्साहित है वोट देने के लिए, क्योंकि बहुत ही करीब है वोटिंग की डेट। 17 नवंबर को आप भी वोट कीजिएगा। और आज हम बात कर रहे हैं स्किल सेट्स और प्लेसमेंट के बारे में। हमारे साथ हैं श्री मयंक नीमा जी, साथ ही साथ डॉक्टर रश्मि थे हमारे साथ। हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल हायरिंग की और स्किल सेट हायरिंग की, उसके बारे में। मयंक जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे? स्किल सेट का जैसा मैडम ने बताया, उसमें एक चीज़ और ये आती है कि अगर कंपनी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन रिलीज़ करती है तो उसमें कुछ मापदंड तय करती है जी। कि अगर हम जॉब के लिए आपके कॉलेज में आ रहे हैं तो हमें इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है और उसमें उनका कार्यकौशल ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। तो स्टूडेंट को सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो सबसे पहले अपना उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कॉलेज में उस कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले अप्लाई करने के पहले उस कंपनी की वेबसाइट पे जाके उस कंपनी के बारे में समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और जिस किसी के लिए भी वो जॉब के लिए उसने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन जो दिया है उसको अच्छे से समझना चाहिए कि वो हमसे काम क्या लेने वाले हैं। उसी के अनुरूप जब उसको अप्लाई करना है, उसके पहले वो अपने रिज्यूमे को उसके बेसिस पे तैयार करें। ऐसा नहीं कि एक रिज्यूम बना लिया उसको हर कंपनी में आप अप्लाई करते जा रहे हैं। अगर आईटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो और आपका सॉफ्टवेयर स्किल्स अच्छा है तो आप उसमें सॉफ्टवेयर के बारे में काफ़ी अपनी चीज़ें बताएं कि हमें इसके बारे में आता है। बिल्कुल।
अगर आप मैनेजमेंट या प्रबंधन के क्षेत्र में जा रहे हैं तो आपको अपने प्रबंधन के बारे में बताना होगा। मतलब एक ही रिज्यूमे पर आप स्टिक ना रहे, आपको अलग अलग रिज्यूमे अलग अलग कंपनी के हिसाब से आपको बनाना ज़रूरी है। बिल्कुल मयंक सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। रिज्यूम मेकिंग, रश्मि जी आपसे जानना चाहेंगे कि रिज्यूम मेकिंग कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कंपनी सबसे पहले रिज्यूम ही देखती है किसी भी कैंडिडेट की। किसी भी कैंडिडेट के लिए या स्टूडेंट के लिए जब वो रिज्यूम बनाते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, क्योंकि रिज्यूमे आपका एक पहला इम्प्रेशन होता है। उसके थ्रू जो भी कंपनीज आती हैं उन्हें पता लगता है कि आप में क्या स्किल्स हैं, आपने क्या किया है, आपके क्या अचीवमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने पैरामीटर्स भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हुई, आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन या आपने जो भी अचीवमेंट्स हो आपने छोटे से छोटे लेवल पे अगर कुछ अचीव किया है, उसके बारे में बच्चों को या स्टूडेंट्स को उसमें पूरी डिटेल्स देनी चाहिए। अगर उन्होंने कोई इंटर्नशिप करी है, कहीं पे कोई जॉब किया है, तो अपने वर्क एक्सपीरियंस को मेंशन करना चाहिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप फ्रेशर की कैटेगरी से हटके फिर आप एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई के उसमें देखे जाते हैं। जैसे मैंने आपसे बात की कि NEP आने के बाद में अब जैसे इंटर्नशिप मैंडेटरी हो गई है, तो बच्चों को ये अपने फाइनल ईयर कंप्लीट करने के बाद ये बिल्कुल, या फाइनल ईयर के दौरान अपने रेज्यूमेज में मेंशन करना चाहिए। ये वो 5th सेमेस्टर में या अपने फाइनल ईयर में जब ये करते हैं तो उस चीज़ पे फोकस करें, तो वो बड़ा इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कंपनी से। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसे हम कहते हैं अपना, जैसे सर बता रहे थे कि 10th से लेके अपनी ग्रेजुएशन तक के सारे मार्क्स का विवरण करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ का मेंशन करें, अपनी बेसिक जो मतलब उनकी जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो ज़रूर उसमें होनी चाहिए, वो बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, आपने अच्छे से बताया कि किस प्रकार से रिज्यूम आपको बनाना चाहिए, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रखना चाहिए। मयंक सर, नेटवर्किंग कितना महत्वपूर्ण है? प्लेसमेंट में क्या नेटवर्किंग अच्छी होना भी ज़रूरी है? मैं तो ये मानता हूँ कि नेटवर्किंग अगर नहीं हो तो आज के क्षेत्र में आप प्रगति ही नहीं कर सकते हैं। चाहे वो नौकरी ढूंढने की बात हो, चाहे आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में अगर आपको अच्छा मुकाम हासिल करना है तो नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब से मोबाइल आया है तो मोबाइल ने तो अगर हम देखें तो उसने, अगर हमें किसी से ग्लोबली नेटवर्क करना है तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम जॉब्स को भी सर्च कर सकते हैं और जॉब से रिलेटेड अपने जो सीनियर्स हैं या अपने जो साथ वाले बैचमेट्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, उनसे हम कनेक्ट हो सकते हैं। अगर हम प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसको बोलते हैं लिंक्डइन। लिंक्डइन में अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो हम उसमें हर युवा वर्ग के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अगर हमको अपना रिज्यूम बना हुआ है और नहीं भी बना है तो हम अपनी एंट्रीज उसमें बिल्कुल अच्छे से फिल करें तो लिंक्डइन के अंदर ऑटोमेटिकली हमारी एक प्रोफाइल जनरेट हो जाती है। और जब हमें कहीं पर भी हम हो या अगर कोई सी कंपनी पर्सन भी हो तो अगर उसे उसका रिज्यूमे डाउनलोड करना है तो उसके अंदर वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में जाके वो उसके डाउनलोड उसके प्रोफाइल को कर सकता है। नंबर 2, हमारे पास अगर कोई कार्य कौशल है, हमने अपने रिज्यूमे में वो मेंशन किया है और अगर हमने उसमें कोई पोस्ट डाली है एज ए स्टूडेंट कि हमने ये वाले कोर्स किए हैं, जैसे मैडम ने बताया कि अगर उसने इंटर्नशिप किया है या कोई प्रोजेक्ट किया है नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे अगर उसने प्रोजेक्ट किया है तो हम तो कहते हैं कि आप रिज्यूम्स के साथ में के अलावा भी आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को पोस्ट करें। पोस्ट करने के साथ आप हैशटैग करें कंपनीज़ में। अगर आपने कोई ईवी पे आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है तो आप हैशटैग ईवी की जितनी कंपनीज़ हैं आप उनको हैशटैग करिए, तो अपने आपका जो पोस्ट है वो संबंधित ईवी की कंपनी के पास पहुंच जाएगा और एक साथ हज़ारों कंपनी के ऑफिशियल्स आपके प्रोफाइल्स को रीड आउट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि किसी भी पोस्ट को किसी भी टाइम कर दिया जाए। जैसा आपने बोला है कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके भी कुछ टाइमलाइंस होती हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो एक ऐसे टाइमलाइन में लें कि सारे वर्क ऑफिशियल्स सैटरडे संडे छुट्टी पर रहते हैं, तो हम जब भी जॉब के लिए अप्लाई करें तो हम फ्राइडे नाइट या सैटरडे को ना करें। इसका एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि हम उस टाइम में वो हॉलीडेज़ पे रहते हैं, हम मंडे ट्यूसडे के टाइमिंग में करें और एक टाइम फ्रेम में करें तो हम अपनी बात उस नेटवर्किंग तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरा, हम अपने फ्रेंड सर्किल में एलुमनाई से बिल्कुल कनेक्ट हों। हम सीनियर सुपर सीनियर से अगर कनेक्ट होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमको अपनी कंपनीज़ में लाने के लिए अप्रोच भी करेंगे और कहीं ना कहीं रेफरल बेसिस के ऊपर भी जॉब हमें मिलना बहुत आसान हो जाएगी।
बिल्कुल मयंक सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और दर्शकों आप भी नोट कर सकते हैं, लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका बायोडाटा सीधे वहां से डाउनलोड हो सकता है। हैशटैग का उपयोग करें, अगर आपको ईवी कंपनीज में अप्लाई करना है तो हैशटैग का उपयोग करें। सैटरडे संडे को पोस्टिंग ना करें अगर आप किसी कंपनी को अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ रहता है। और अपने एल्यूमनाई से कनेक्टेड रहें, क्योंकि जो आपके सीनियर्स होते हैं, एल्यूमनाई होते हैं, वो आपको जानते हैं, आपके स्किल सेट्स को पहचानते हैं, तो उनके सपोर्ट से भी आपको अच्छे प्लेसमेंट प्राप्त हो सकते हैं। रश्मि जी, आपसे जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया के थ्रू भी रिक्रूटर्स जो हैं वो प्रोफाइल्स देखते हैं कैंडिडेट्स की, तो सोशल मीडिया पे किस प्रकार से जो हमारे अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए? सोशल मीडिया आज की डेट में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम, जैसे सर ने कहा, हम ग्लोबली कनेक्टेड हैं। तो बच्चों को बहुत सोच समझ के अपनी कोई भी एक्टिविटी को सोशल मीडिया पे रखना चाहिए। इंस्टाग्राम, जैसे सर ने एक लिंक्डइन के बारे में कहा, मैं इंस्टाग्राम को भी ऐड करना चाहूँगी उसमें, क्योंकि इंस्टाग्राम आजकल बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने बहुत सारे बच्चों को बिना मतलब एक प्रॉपर शॉप हुए या एक फ़िज़िकल एक शॉप हुए अपने बिजनेसेस को रन करते हुए देखा है और बहुत अच्छे तरीके से करते हुए देखा है। तो सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो आप उसका पॉजिटिव वे में जितना बेनिफिट उठा सकते हैं, हमारे बच्चों को वो करना चाहिए। कंटेंट डालते समय उन्हें बहुत जागरूक रहना चाहिए कि वो कंटेंट ऐसा हो, बिकॉज वो रिफ्लेक्ट करेगा कि आपके विचार कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं कि कुछ भी जो भी उनका एक पोस्ट डालते समय वो बिल्कुल कैजुअल पोस्ट डालें, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक हुआ या जैसे लिंक्डइन हुआ, इन सभी चीज़ों पे ये आपको कनेक्ट करता है। तो रेफरेंसिंग की जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसमें जब हम रेज्यूमे बनाते हैं तो वहाँ पे टीचर्स का रेफरेंस भी वहाँ पे स्टूडेंट्स हमसे मांगते हैं कि जहाँ पे बच्चे जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई करी है, तो बहुत सारी कंपनीज़ आपके टीचर्स का रेफरेंस मांगते हैं। तो अपने टीचर्स के साथ एक अच्छा कनेक्ट रखें, अपने टीचर्स को बताएं, उनसे बात करें, उन्हें ये समझाएं कि आप अगर किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके टीचर्स डेफिनेटली आपके लिए वहाँ पे एज अ बहुत स्ट्रॉन्ग आपका रेफरेंस देंगे। एंड ये भी मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एरिया काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि सोशल मीडिया पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जो भी पोस्टिंग्स करते हैं वो सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में रिक्रूटर आपकी यही प्रोफाइल देखेगा। मयंक सर, आपसे जानना चाहेंगे, टाइम मैनेजमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, और चलते चलते आप क्या संदेश भी देना चाहेंगे हमारे जो स्टूडेंट्स जुड़े होंगे आज, जो कैंडिडेट्स अभ्यर्थी जुड़े होंगे आज? ये दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं बच्चों के लिए कि टाइम मैनेजमेंट, पहले तो हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर आपका कोई कैंपस इंटरव्यू चल रहा है, कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट राउंड्स होते हैं। अगर हम जीडी की राउंड की बात करें तो उसमें आपको कितना बोलना है, कितने टाइम फ्रेम में बात करनी है। अगर कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशंस है तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर उसका टेस्ट हो रहा है तो हमें उसको कितने टाइम फ्रेमिंग में कौन से क्वेश्चंस को पहले कंप्लीट करना है। टाइम मैनेजमेंट हमको एकेडमिक्स के साथ अपने कैंपस प्लेसमेंट की जो तैयारी करनी है, कॉलेज में जो करवाई जा रही है, नहीं करवाई जा रही है, तो हमें अपने खुद की तैयारी कितनी रखनी है, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हमको एकेडमिक भी स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर हम संदेश देने की ही बात करते हैं तो मेरा बच्चों से ये संदेश है कि कोई भी कैंपस प्लेसमेंट के पहले अपनी कुछ तैयारियां बिल्कुल रखें, जैसे कि रिज्यूमे आपका अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंट हो। जब भी आप किसी कंपनीज के लिए कैंपस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो रिज्यूमे के सेट्स एक से ज़्यादा लेके जाएं। तीसरी बात कि जब भी आप वहाँ जा रहे हैं तो आपका ड्रेसिंग सेंस का होना बहुत अच्छा है। आपके हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, आपके नेल कट प्रॉपर होना चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस, बॉडी पोस्चर बिल्कुल सही परफेक्ट होना चाहिए। आपको बात करना उतनी ही है। कभी कभी जीडी में होता है कि बच्चे कुछ कम बोलते हैं, वो भी एक नुकसान है। कभी कभी कॉन्फिडेंस के साथ में ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, वो भी एक बहुत नुकसानदायक है। हमें सही समय पे कितना बोलना है और उसको किस लेवल पे बात करनी है, ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। बिल्कुल, ये इतना मेरा संदेश। बिल्कुल मयंक जी, बहुत अच्छे से आपने हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जागरूक भी किया है कि किस प्रकार से आपको प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहिए। रश्मि जी, आपसे निवेदन है कि कुछ संदेश, कुछ मोटिवेशन हमारे अभ्यर्थियों को। मैं आपके माध्यम से बच्चों को बस यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारी सरकार बहुत स्ट्रांगली काम कर रही है पूरे एजुकेशन सेक्टर पे, पूरी एकेडमिक्स पे, एजुकेशन पॉलिसी पे। बच्चे उसका जितना बेनिफिट उठा सकते हैं वो उठाएं, अपनी पर्सनालिटी पे काम करें, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम करें, बहुत पॉजिटिव अप्रोच रखें
और कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके लिए आगे बढ़ें। ऐसा ना सोचें कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, जब तक आप जाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ के लिए समझ नहीं बिल्कुल, पाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इस चीज़ को, इसी चीज़ के साथ मैं चाहूँगी कि बच्चे बहुत ऑप्टिमिस्टिक बने, बहुत पॉजिटिव बिल्कुल। रहें। बिल्कुल रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे सभी स्टूडेंट्स को दी, किस प्रकार से वे प्लेसमेंट की तैयारी कर सकते हैं, क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए और कितने तैयार हैं आज के स्टूडेंट्स। सोशल मीडिया की बात करें, टेक्निकली स्किल्ड की बात करें या सॉफ्ट स्किल्स की बात करें, सभी क्षेत्र पे अच्छा काम कर रहे हैं और इसी प्रकार से प्लेसमेंट की वे तैयारी कर रहे हैं। और अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं बेहद रमणीय स्थल अमरकंटक। प्रकृति की अनुपम देन अमरकंटक, जहां इसके आसपास हरियाली और सुंदर पहाड़ों के दर्शन होते हैं, वहीं प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होता है। ये क्षेत्र धार्मिक महत्व से भी बहुत मान्यता रखता है। भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक पुण्यदायिनी नर्मदा नदी का प्रादुर्भाव भी अमरकंटक से ही हुआ है। पवित्रतम नदियों में पुण्य नर्मदा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और समस्त भारत में पूजनीय है। इस नदी की जन्म गाथा और इतिहास करोड़ों वर्ष पुराना है, जिसे जानने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं इस नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है अनवरत बाधा, लगातार मुसीबतें आना। पौराणिक कथा के अनुसार शिवजी ने त्रिपुर नगर को भस्म किया था, जिसकी राख एक ओर कैलाश पर्वत पर और दूसरी ओर अमरकंटक के मैकल पर्वत पर गिरी। अमरकंटक पर गिरी ये राख शिव के पावन स्पर्श से करोड़ों शिवलिंग में बदल गई, इसलिए मैकल को महारुद्र भी कहते हैं। सतपुड़ा, मैकल और विंध्याचल का संगम, नर्मदा, सोन और जोहिला का उद्गम। नर्मदा को गंगा से भी प्राचीन, तकरीबन 50 करोड़ वर्ष पुरानी नदी माना गया है। नर्मदा पश्चिम दिशा में बहने वाली एकमात्र और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पवित्र नदी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, इसका ऐतिहासिक महत्व भी कम नहीं है। इसके प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण और धार्मिक आस्था के बारे में यहाँ के लोगों का कहना है। अमरकंटक का महत्व नर्मदा से रिलेटेड है, नर्मदा से संबंधित है, जो कि यहाँ से नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ है। जिस प्रकार से गंगा का अवतरण जिस पर्पज से पृथ्वी पे हुआ था, सेम पर्पज नर्मदा का है। जिस प्रकार तो नर्मदा की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नर्मदा की उत्पत्ति के बारे में कि जिस प्रकार से गणेश जी का संबंध पिता से नहीं था, माई का संबंध माता से नहीं है। तो जब समुद्र मंथन हुआ, भगवान शिव ने विषपान किया। विषपान करने के पश्चात वो ऋषिकेश गए, वहाँ पर कंठ नीला पड़ा, नीलकंठ महादेव कहलाए। तत्पश्चात वो शांति की खोज में निकले। चलते चलते ये मैकल पर्वत कहलाता है, यहाँ पर आकर उनको शांति मिली। तो शिवपीर मैकल शैल सुतासी सकल सिद्ध सुसंपत राशि, यहाँ पर आकर उन्होंने तपस्या शुरू किया। और उसी समय ऐसी जनश्रुति है, शंकराचार्य ने लिखा कि अहो मृतम सुनम सुतम महेश के से जातते कि राध सूत वाढ़वे सुपंडित सटेन थे। शंकर की जटाओं से ऐसी जनश्रुति है कि शंकर की जटाओं से जो पसीना निकला वो गले से होके बहा, वो नर्मदा कहलाई। तो ये तो था बहुत ही खूबसूरत स्थल अमरकंटक। अब हम आपको मिलवाएंगे हमारे मेहमान से और आपको बता दें ये बैडमिंटन प्लेयर हैं, स्टेट चैंपियन हैं, 28 टाइटल इनको प्राप्त हो चुके हैं और स्टेट टाइटल भी इनको प्राप्त हो चुका है। हमारे साथ है तनिष्का मिही वर्मा। बहुत बहुत स्वागत है तनिष्का आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। तनिष्का, कैसे शुरुआत हुई, आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। आप एक सफल बैडमिंटन प्लेयर हैं आज। तो बैडमिंटन की मेरी स्टार्टिंग हुई थी बचपन में। व्हेन आई वाज
3 या 4 साल की थी मैं अपने पापा के साथ हॉल में खेलती थी। छोटा बिल्कुल। रैकेट था, मैं खुद छोटी थी, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ही टक टक करके खेलती थी। फिर थोड़ा मैं बड़ी हुई तो थोड़ी ताकत बढ़ी तो शटल ऊपर तक जाने लग गई। तो हॉल में क्या सीलिंग फिर लगने लग गई शटल पे, तो मैं बाहर गई, पोर्च में खेलना शुरू किया। फिर पोर्च से हम लोग घर के बाहर गए, तो घर के बाहर फिर हमें नेबर्स ने बोला कि पापा को बोला कि अच्छा खेलते हैं आप, इनको प्रोफेशनली खिलाइए। बिल्कुल। तो फिर मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया। पहले समर कैंप में थी, फिर मैं मध्य प्रदेश की एकेडमी में आ गई, स्टेट एकेडमी में, देन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल। पहले टूर्नामेंट में कैसे आपको कैसी फीलिंग लगी थी, क्या कुछ आपको महसूस हो रहा था, ये जानना चाहेंगे। पहला टूर्नामेंट आपका कौन सा था? पहला टूर्नामेंट मेरा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था, और पहला मैच जो था मेरा, बहुत ही मैं डरी हुई सी थी क्योंकि ऑब्वियसली पहला ही मैच था, छोटी थी मैं। बट एक मैच के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो उसके बाद फिर वो ईज़ ऑफ होता गया, शांत हो गया। बिल्कुल। आपको सपोर्ट के सबसे ज़्यादा किसका मिला? मम्मी पापा, वो लोग ऐसे पिलर की तरह खड़े रहते हैं हमेशा, कि कुछ भी होता है हमेशा सपोर्ट करते हैं, कभी भी कुछ नहीं बोलते। कभी कभार होता है कि डाउन हो सकते हैं, ये हो जाता है, पर वो लोग कभी डिमोटिवेट नहीं होने देते हैं, हमेशा मोटिवेट करते हैं। पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता है मोटिवेशन में, और प्लेयर के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या बचपन में आपने सोचा था कि आप बैडमिंटन प्लेयर बनेंगी? किस पल पे आपको लगा कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने धीरे धीरे खेलना शुरू किया, तो वो जब मज़ा आने लग गया खेलते खेलते, वहाँ अकेडमी में समर कैंप में खेलते खेलते मुझे मज़ा आने लगा, तब मैंने सोचा कि नहीं यार, यही पसंद है, हम यही करेंगे अब आगे जाके। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं बैडमिंटन प्लेयर ही बनूंगी। बिल्कुल। कौन है आपका रोल मॉडल? अश्विनी पोनप्पा। मैं उनको बचपन से ही देख रही हूँ, बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। एक बार मेरे साथ बहुत अच्छा ये मोमेंट हुआ था कि मैं उनसे फ़ोन पे बात करने का मुझे मौका मिला था, और मैंने की भी थी। और उन्होंने मेरे को सिर्फ एक बात बोला था कि कुछ भी करो, बट अपने गेम को हमेशा इंजॉय करके खेलना, ऐसा कभी बर्डन मत समझना गेम को, हमेशा एंजॉय करके खेलना। और वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे, अभी तक मैं अभी मानती हूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल। आप किसी भी टूर्नामेंट की तैयारी किस प्रकार से करते हैं? कितनी प्रैक्टिस करते हैं? कितने समय पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं? प्रैक्टिस तो साल भर ही चलती है हमारी, और उसमें काफ़ी मेहनत भी रहती है। मेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्लासेस रहती हैं मेंटली प्रिपेयर करने के लिए, कोचेस क्लासेस लेते हैं, फिज़िकल की क्लासेस रहती हैं। और टूर्नामेंट के कुछ दिन पहले से सिर्फ मैचेस वाली ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है कि सिर्फ आप अपनी प्लेमेट्स के साथ मैचेस खेलते हैं, तो बिल्कुल हो जाता है। ठीक है। आपके रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी दिनचर्या किस प्रकार से रहती है? कितने बजे आप उठती हैं? क्या कुछ करती हैं दिन भर? सुबह मेरी काफ़ी जल्दी हो जाती है, 4:30 तक मैं उठ के 6:30 तक आई स्टडी। पहले मैं पढ़ाई करती हूँ, फिर 6:30 से मेरा फिटनेस सेशन रहता है। फिटनेस सेशन के बाद मेरा एक और 10:30 to 12:30 एक और खेलने का सेशन रहता है। उसके बाद सेकेंड हाफ में 2:30 से 4:30 तक एक और रहता है। 4:30 से एक्सटेंड भी हो जाता है कभी कभी। उसके बाद मेरा रात को अनवाइंडिंग रहता है, मैं गाने सुनती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, ऐसा। बिल्कुल। क्या हॉबीज़ हैं आपकी? मेरी हॉबीज़ एक्टिंग है, आई वुड से एक्टिंग। एक्टिंग से जुड़ी हुई आपकी और बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लें आप पढ़ाई किस प्रकार से करती हैं, क्योंकि आपकी इस एज में पढ़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस किस प्रकार से करती हैं? बैलेंस पहले तो जैसे मैंने बताया, सुबह उठ के पढ़ लेती हूँ, और वो साल भर में सेम शेड्यूल रहता है, तो मेरे को एग्ज़ाम्स के टाइम पे उतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि पहले भी पढ़ाई कर ली थी। और उसके बाद ऑब्वियसली टीचर्स का सपोर्ट रहता है, मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई तो अपन पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं। बिल्कुल। खान पान का ध्यान किस प्रकार से आप रखते हैं? क्योंकि खाने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन बीइंग अ प्लेयर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? वो तो पूरा मम्मी देखती है मेरी, बट ऐसा होता है मीठा खाना है, जैसे अभी फेस्टिवल टाइम चल रहा है, मीठा खाना है तो मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है, बट आई वुड से कि मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में खाती हूँ। जैसे कोई 2 खाएगा 3 खाएगा तो मैं 1 खा लेती हूँ, बट खाती ज़रूर हूँ क्योंकि मीठे से रेजिस्ट करना इज़ अ लिटिल टफ। बिल्कुल बिल्कुल। एक आइडल प्लेयर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए? आइडल प्लेयर आई वुड से एक बहुत ही डिटरमाइंड होना चाहिए, अपने फोकस को रखना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कभी कभी नीचे ला सकती हैं, आपका हो सकता है इंटरेस्ट इधर उधर हो सकता है अपने मेन प्रोफेशन से, बट आई थिंक आपको डिटरमाइंड होना चाहिए, गोल फोकस्ड होना चाहिए, अंदर अपने अंदर भरोसा रखना चाहिए। सो आई थिंक एन आइडल प्लेयर वुड बी
सेल्फ बिलीव वाला, जिनको बहुत self अच्छी believe बात हो। आपने कही है। आपको बता दें दर्शकों कि आप बैडमिंटन प्लेयर होने के साथ साथ मिस टीन भी रह चुकी हैं। आइए जानते हैं तनिष्का, क्या अनुभव था जब आप मिस टीन बनी थी? क्या आपने तैयारी की थी या फैशन इंडस्ट्री में भी आपको इंटरेस्ट था? मुझे इंटरेस्ट था फैशन इंडस्ट्री में भी, और तैयारी मैंने ज़्यादा नहीं करी थी, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा ही किया था कि ऐसे रैम्प वॉक करनी है, ये पहनना है, इसको पहन के ऐसे ट्विर्ल करेंगे, बस इतना ही था। एंड जब मैं मिस टीन बनी थी, जब मैं जीती थी, तो वो वाला जो आई वुड से मोमेंट था वो बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि बिल्कुल। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और एकदम से तनिष्का मिही वर्मा मिस टीन, तो वो बहुत सरप्राइजिंग था, एक्साइटेड था। बिल्कुल, टैलेंट हंट राउंड में आपको बहुत ज़्यादा सराहना मिली थी। क्या कुछ हुआ था टैलेंट हंट राउंड में? उसमें मैंने एक ऐसा एक्ट किया था, उसमें जो अपने सोल्जर्स को ट्रिब्यूट पे किया था मैंने। तो उस एक्ट में मैं रोना था, मुझे एक्टिंग करनी थी, पर मैं एक्चुअल में रो दी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा रो दी थी, बिकॉज मेरे अंदर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी कि हमारे सोल्जर्स इतना कुछ करते हैं, हम उनके लिए ट्रिब्यूट पे किया, तो इसलिए उसमें बहुत अच्छा हो गया था मेरा। बिल्कुल, और बड़े पर्दे पे भी आपने बहुत कुछ काम किए हैं, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। मैंने एक अभी मूवी आई है मेरी, लव ऑल फिल्म करके, तो उसमें वो पूरी मूवी बैडमिंटन के ऊपर ही बेस्ड है, और उसमें मेन जो स्टार हमारे के मेनन सर हैं, और वो पूरी बैडमिंटन के ऊपर बेस्ड है। उसका मेन स्टार जो कहेंगे कि बैडमिंटन ही है, और उसमें एक गाना है साहस दो करके, वो बिल्कुल। भी एक बहुत ही मोटिवेशनल प्रेयर सॉन्ग कहूँगी मैं, जो इसका हर एक शब्द बहुत ही मोटिवेटिंग है। कुछ पंक्तियाँ उस सॉन्ग की। साहस दिया है जो तुमने नदी को, दिस लाइन स्टार्टिंग में ही है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, दैट वाज वेरी नाइस। काफ़ी ज़्यादा सराहना मिली आपको इस सॉन्ग के लिए। इसके अलावा आपने कौन कौन सी मूवीज़ की हैं, और आने वाले दिनों की भी बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी स्क्रीन शेयर किया, लगभग 21 सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने स्क्रीन शेयर किया है। जी। आपके अनुभव जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा था। वो एक गाना था, उसमें जाकिर हुसैन सर थे, सोनू सूद सर थे, और नवनीत परिहार जी थी। तो उस गाना में मेरा भी छोटा सा पार्ट था। वो इट वाज लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के जो कोविड टाइम था वो वाला था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोगों की डेथ्स हो रही थी, फैमिलीज टूट रही थी, बहुत बहुत ही बेकार टाइम था वो। बिल्कुल। तो उसमें एक रे ऑफ होप दिखाने के लिए वो सॉन्ग बनाया गया था, और ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स एक्ट्रेसेस थी। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी आने वाले दिनों में भी आपकी कुछ मूवीज़ आने वाली हैं, उसके बारे में भी आप दर्शकों को बताइए। आने वाले दिनों में आप क्या कुछ नया लेकर आ रही हैं? अभी तो ऐसा जैसा है कि अभी टूर्नामेंट्स आने वाली हैं अब तो। जी, टूर्नामेंट्स की आप तैयारी कर रहे हैं। कई सारे ब्रांड्स के आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी। तो कौन कौन से ब्रांड्स के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, जानना चाहेंगे? विस्टोसो करके एक ब्रांड है, और प्लेयर्स करके एक ब्रांड है, और उसके और भी गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हैं कुछ कुछ चीज़ें। बिल्कुल। तो ये ब्रांड एम्बेसडर आप जब बनते हैं तो ब्रांड्स का सिलेक्शन भी आप करते हैं? नहीं, मतलब ऐसा होता है कि ऑफर्स आते हैं, आई कैन चूज। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि ऑफर्स आते हैं। बिल्कुल। आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे बनाए रखती हैं? कितनी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होती है एक प्लेयर को स्ट्रेंथ बनाए रखने के लिए? फिटनेस सेशंस होते हैं मेरे, जिम सेशंस होते हैं, खाने पीने पे ध्यान देती हूँ मैं, और जो इक्वल रेस्ट टाइम भी मेरा बहुत रहता है कि जितना खेला उतना भी रेस्ट भी करना रहता है, क्योंकि बॉडी एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं। बिल्कुल। तो स्ट्रेंथ पे इस तरह से भी ध्यान दे सकती हूँ। एंड वन थिंग आई वुड से, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप बहुत थक जाती हैं कभी किसी टूर्नामेंट के बाद, तब आप क्या करती हैं? तब मैं गाने सुनती हूँ, और उसके बाद आई हैव अ पेट डॉग है, वो उसका नाम राका है, तो उसके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब वो सब कुछ, वो भी अपना बहुत अच्छे से खेलता है, मैं भी उसके साथ खेलती हूँ, मेरी सिस्टर भी है, तो वो हम दोनों मिलकर उसके साथ खेलते हैं, मैं अपनी सिस्टर के साथ खेलती हूँ। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? मेरे फेवरेट सॉन्ग्स तो बहुत सारे हैं। एक जो आपका सबसे फेवरेट है, थोड़ा सा गुनगुना के हमारे दर्शकों को सुनाएं। कोई भी। बहुत सारे, मैं अपना साहस दो ही गा देती हूँ। हाँ, साहस दो बहुत अच्छी प्रार्थना है। हाँ। दर्शकों, ये प्रार्थना बहुत पसंद कर रहे हैं सभी लोग, और जिन्होंने रोल किया है उसमें तनिष्का, वही गुनगुना के सुनाएंगी। उसकी स्टार्टिंग से मैं 2-3 लाइन गा देती हूँ। साहस दिया है जो तुमने नदी को, साहस दिया है जो तुमने ज़मीं को, साहस के जिससे ये अंबर तला है। बस।
बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना है ये, आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा और पूरे लोग बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं यूट्यूब में, शायद जी। ये प्रार्थना डली हुई है, आज सभी लोग स्कूलों में भी चलाई जा रही है ये प्रार्थना। तनिष्का, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर हैं शाहरुख खान। मुझे बहुत कभी अच्छा- आपको जब रोल करने को मिलेगा तो आप करेंगे उनके साथ? बिल्कुल, ये कोई पूछने वाली बात हुई थी, तो बिल्कुल करूँगी। आने वाले दिनों में और क्या कुछ तैयारी है आपके? टूर्नामेंट्स की तो आप तैयारी कर ही रही हैं, क्या एक्टिंग के फील्ड में भी और आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, मैं पैरेलली लेके चलना चाहती हूँ, बैडमिंटन को भी और एक्टिंग को भी। और बैडमिंटन मेरा पैशन है, एक्टिंग मेरी हॉबी है, तो दोनों चीज़ें मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और जब बैडमिंटन का करियर हो जाएगा, एकदम अचीव हो जाएगा, पीक पे होंगे, तब आई वुड से कि मैं बॉलीवुड भी देखना चाहूँगी बहुत कुछ, उसमें एक्टिंग भी बहुत मेरे को फेवरेट है। बिल्कुल, आपकी डिसिप्लिन के साथ आप दोनों ही चीज़ें कवर जी। कर लेंगी। आप क्या, आपके जैसे जो बच्चे हैं, जो हमारी युवक हैं, युवतियां हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगी? डाइट कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? हम देख रहे हैं काफ़ी ओबेस हो रहे हैं, आज की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा के ओबेस हो रही है। डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे बॉलीवुड की बात करें या प्लेयर की बात करें, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जो जंक फूड मिला वो खा लेना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, सब्जियां खानी चाहिए। अपने जो रोटी सब्जी दाल चावल होता है उससे ज़्यादा बेटर तो आई थिंक और कुछ होता नहीं है, वो खाना चाहिए। और हर चीज़ को एक लिमिट में खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम गुलाब जामुन खा रहे हैं तो ऐसे 10-15 गुलाब जामुन खा लिए, 1-2 खाना है, समझ में आता है। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश, इजी भी होता है और हो भी जाता आप है। फिर आप नॉवल भी पढ़ती होंगी? थोड़ी बहुत, कभी कभी जब टाइम मिलता है तब। बिल्कुल। आप हमारे जो प्लेयर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार उनकी लाइफ बैलेंस करने में काफ़ी परेशानी आती है, कभी पढ़ाई छूटती है, कभी इमोशनली चीज़ें बिगड़ती हैं, तो उस समय पर क्या करना चाहिए? बीइंग अ प्लेयर, और अब जैसे आपने बोला बाकी प्लेयर्स को बताऊं, तो मैं आई वुड से कि अपने एम से नहीं हटना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको निराश कर सकती हैं। कभी कभार आप सोचते हैं कि ये टूर्नामेंट तो मैं ही जीतूंगा, बट आप नहीं जीत पाते हैं। आप कभी रनर अप बनते हैं, कभी सेमीफाइनल्स में हार जाते हैं। कभी कभार आपको लगता है ये इसको तो मतलब अपने ओपोनेंट को देखे कि इनको मैं हरा सकता हूँ, लेकिन आप उनसे हार जाते हैं। कभी कभार आपकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती है जितनी आपने मेहनत करी हो, तो उन चीज़ों को आप अपने ऊपर ना आने दें, आप उससे निराश ना होइए और अपने एम को रखिए। अपने वापस से गिर जाएंगे तो वापस से उठिएगा। बिल्कुल। कोई ऐसा टूर्नामेंट जब आप हार गई हो और आपको रोना आ गया हो? है, बहुत सारी हैं ऐसी टूर्नामेंट्स जब मैं हारी हूँ। अभी रिसेंटली तो नहीं है, बट जब मैं पहले 1-2 साल पहले की बात करूँ तो स्टेट टूर्नामेंट थी एक, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मैंने बहुत मेहनत करी थी कि मैं जीतूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सेमीफाइनल्स में बहुत ही टफ मैच आई लॉस्ट। थर्ड सेट था, थर्ड सेट मतलब फाइनल सेट। तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि यार आई वांटेड टू विन ये वो, बट उसके बाद मेरे पापा ने मुझे सेम चीज़ कही थी कि कोई बात नहीं, अभी हारे हो, ये ही एक टूर्नामेंट नहीं है, इसके बाद वाली टूर्नामेंट पे फोकस करो। एंड उसके बाद वाली टूर्नामेंट में जीती थी। सबसे टफ टूर्नामेंट आपके लाइफ का कौन सा था? सबसे टफ टूर्नामेंट, अभी सारे टूर्नामेंट टफ होते हैं वुड से, क्योंकि अब बाकी ओपोनेंट्स भी बहुत मेहनत कर आते हैं, हम भी मेहनत करते हैं, तो हर मैच इज़ वेरी टफ। सब मैचेस एक एक पॉइंट के लिए लड़ाई होती है हर पॉइंट, बिल्कुल तो हर टूर्नामेंट इक्वली टफ होता है। बिल्कुल। और मैच के पहले एंजाइटी आपको होती है क्या? थोड़ी थोड़ी होती है, जब जैसे फाइनल्स होता है, सेमीफाइनल्स होते हैं, इनफैक्ट कभी कभी फर्स्ट राउंड्स में भी होती है एंजाइटी, तो होती है, बट वो 1-2 पॉइंट के बाद जब ईज ऑफ होती है तो फिर ध्यान उधर से हट जाता है। बिल्कुल। अभी तो आपने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेल चुकी हैं आप, तो इस एंजाइटी को दूर करने के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करती हैं? क्या एक दिन पहले से ऐसे तैयारी शुरू कर देती हैं? थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है कि यार उनसे मैच है मेरा, मेरे को अच्छा खेलना है। वो एक ऐसा टाइप का रहता है, अच्छा खेलना है, अच्छा नहीं खेला तो क्या होगा, बट अच्छा नहीं खेला तो कुछ नहीं होता है। एक और टूर्नामेंट आती है, एक और मौका आता है, एक और मैच आता है, उसमें आप अपना फुल दे सकते हो। इसलिए वो एंजाइटी को मैं थोड़ा इग्नोर करती हूँ, क्योंकि 2-3 पॉइंट के बाद से जब मेरा मैच में ध्यान चला जाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये दोनों चीज़ें इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर ये आपकी लाइफ में होंगी तो आप बहुत जल्दी अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं, मुकाम पे पहुँच सकते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल तनिष्का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से बताया कि एक प्लेयर को किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहिए, वो कितनी बैलेंस्ड है, कितनी डिसिप्लिन्ड है, इसके बारे में बताया। शुक्रिया तनिष्का। दर्शकों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम कि बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।